मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 2 सदाचार का तावीज़ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह सदाचार का तावीज़ पाठ जो है वह लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेखक के बारे में करते हैं। हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय, उनके जीवन परिचय को समझते हैं। पहले हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा पास की। इसके बाद स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य आरंभ किया। ये मुख्य रूप से व्यंग्यकार थे। इन्होंने अपने व्यंग के द्वारा मनुष्य और समाज की विसंगतियों को चित्रित किया है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज जो कि उपन्यास है, उनके दिन फेरे फिरे कहानी, तब की बात और भी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत जो कि उनका निबंध संग्रह है, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह व्यंग निबंध है। तो यह जो है हरिशंकर परसाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। आइए अब हम लोग इस पाठ में दिए गए भाव को समझते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। सदाचार का तावीज़ यह एक व्यंग प्रधान कहानी है जिसमें भ्रष्टाचार की समस्या को, उसके निवारण के उपायों को मनोरंजक रूप से प्रस्तुत किया गया है। कहानी में मनुष्य के बदलते स्वभाव को दिखाया गया है जो परिस्थितिवश तथा अपनी सुविधानुसार बदल जाता है। यह एक व्यंग्य है और व्यंग्य के माध्यम से बताया गया है कि लोग कितने भ्रष्ट होते जा रहे हैं और वह परिस्थितियों की सुविधानुसार के से बदल जाता है। जैसी उसकी परिस्थिति होती है ठीक उसी प्रकार से वह बदल भी जाता है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें यह होता कैसा है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई कि हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उससे हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास, पहले यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं विशेषज्ञ कहते हैं। तो एक राजा का दरबार था, राज था, उसमें हल्ला मच गया कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला है, लेकिन आज तक वह मुझे दिखा नहीं। यदि तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। तो दरबारियों ने कहा, हुजूर जब आपको नहीं दिखा तो मुझे कैसे दिख सकता है। तो राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा, क्योंकि जैसे बुरे सपने मुझे नहीं आते हैं, नहीं दिखते, लेकिन तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, लेकिन वह सपनों की बात है।
राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लाने ले आ देना, हम भी तो देखें यह कैसा होता है। तब एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार सुना है कि वो बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता यानी आपकी शक्ल को देखने इतना आदी हो गया है कि बारीक चीजें हमें दिखती ही नहीं हैं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो हमें उसमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जात रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जात के पास कुछ ऐसा अंजन अंजन होता है कि उसे आंखों में आंज कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। जलवायु ने कहा कि हमारे राज्य में एक विशेषज्ञ जात के लोग हैं जो कि आंखों में आंच कर बारीक चीज भी देख लेते हैं। तो अब ये देखना है कि तो आंच कर बारीक चीजें भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार देखने का काम सौंप देते हैं। राजा ने विशेषज्ञ जात के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो दरबारियों की बात सुनकर राजा ने क्या किया, विशेषज्ञ जात के 5 आदमी को बुलवाया और उनसे कहते हैं, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, लेकिन कहाँ है यह पता नहीं चलता है। तुम लोग उसका पता लगाओ, यदि तुम लोगों को मिल जाता है तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी और 2 महीने के पश्चात वह फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? तो विशेषज्ञों ने कहा, जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? तो विशेषज्ञ कहते हैं, जी बहुत सा मिला है। राजा हाथ बढ़ाते हैं, कहते हैं, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं तो कैसा होता है। विशेषज्ञ बोलता है कि वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार से जब ऐसा वर्णन विशेषज्ञ करते हैं तो होता क्या है, राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है, कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। तो दरबारी ने बोला, दरबारियों की इस बात को सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, यह तो सभी ईश्वर के गुण हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया, क्योंकि वह हर जगह फैल चुका है। एक दरबारी पूछता है कि पर वह है कहाँ, ऐसा अनुभव होता है? तो विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, यानी सब जगह है, इस भवन में है, यहाँ तक कि महाराज के सिंहासन में है। इस बात को सुनकर राजा साहब तुरंत सिंहासन से दूर होकर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल झूठा था, वह वास्तव में दुगने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए।
राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो वो कैसे मिट सकता है? तो जब राजा साहब को उछलकर खड़े हो गए तो विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। क्योंकि पिछले महीने में सिंहासन पे जो भी रंग करने के लिए बिल का भुगतान किया गया था वह झूठा था, और वहाँ तक कि वास्तव में वह दुगने दाम का था। आधा पैसा जो है वो बीच वाले खा गए, अर्थात जो उस कार्य को कराने में लगे थे। और आपके पूरे शासन में ही भ्रष्टाचार है, और वह मुख्य रूप से मुख्यतः घूस के रूप में है। अब जब राजा विशेषज्ञों की इस बात को सुनते हैं तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, और दरबारियों के कान खड़े हो जाते हैं, वो एकदम परेशान हो जाते हैं। तो राजा ने कहा, यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। हे विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो वो कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। तब विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, यदि आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो हमने उसके लिए योजना भी तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को अपनी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन यानी बदलाव भी करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, यानी भ्रष्टाचार के जो भी मौके हैं, जिस वजह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके मौके भी हटाने होंगे, ताकि उनको मौका ना मिले। जैसे कोई भी ठेका है, किसी कार्य को कराने का अगर ठेका दिया गया है, और ठेका है तो ठेकेदार भी है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस भी है। आज के दिन में आप लोग भी समाज में अपने देख रहे हो कि कोई भी कार्य करना है, मान लो सड़क बनानी है या कोई भी कार्य होता है, उसका ठेका होता है। उसमें क्या होता है, लागत से कम पैसे लगाए जाते हैं, लागत अधिक दिखाया जाता है। अब ठेकेदार है, ठेकेदार ने कार्य कराया तो अपने पैसा उसने बचाया। जो अधिकारी जांच करने के लिए जाता है तो वह उसको सही दिखाने के लिए उसको भी कुछ न कुछ घूस चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ विशेषज्ञों ने बात की थी कि इस तरह से बहुत से अधिक भी चीज़ हैं कि यदि ठेका मिट जाए तो उसकी घूस भी मिट जाएगी। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचार करने के योग्य है। तब राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ तक की कहानी पढ़ी। कल हम लोग देखते हैं कि आखिर विशेषज्ञों ने कौन सी योजना रखी और राजा और दरबारी क्या विचार करते हैं। आप लोग कठिन शब्दार्थ को और इस कहानी को एक बार पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज दिए हैं उसको भी आप लोग करोगे। धन्यवाद।